नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रविवार की शाम सितारों के नाम शो में। एक ऐसा शो जहां पे हम ढेर सारी बातें करते हैं अपने फेवरेट पर्सनैलिटीज के साथ। जी हाँ, जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिनके बारे में हम और ज्यादा जानना चाहते हैं, उनको इस शो में आते हैं वे और हमारे साथ ढेर सारी बातें करते हैं। एक ऐसा शो जिसका कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, सवाल जो है वो तैयार नहीं होते हैं और दिल से मेरी सवाल जो है वो निकलते हैं और दिल से हम उनके साथ बातें करते हैं। रविवार की शाम सितारों के नाम में आज हमारे साथ है नन अदर देन हमारे शोभा प्रियो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, none other than Deepdas Gupta. Deepda, first of all, a very warm welcome to your 91.9 Friends FM. केमन आछो? और आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कैसा फील कर रहे हैं। आज आपके साथ बातें हो रही है, संडे इवनिंग इससे अच्छी नहीं हो सकती है क्योंकि आपको आज हमने पाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, a very warm welcome to your Friends FM. केमन आछो दादा? खूब भालो, thank you Animesh. It's good to be here. I mean, listen, big fan of Friends FM का जो गाने आप बजाते हैं, स्पेशली जो पुराने गाने आप लोग बजाते हैं, और खासकर आपका अनिमेश, आप जैसे आर्चिंग करते हैं, हाँ, क्योंकि गाड़ी में काफी वक्त बीतता है और गाड़ी में रेडियो से अच्छा कोई चीज है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्या बात है। रेडियो हमेशा से एक दिल का कनेक्शन जो है हर एक इंसान के साथ जोड़े रखता है। दीपदा, वैसे मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारे सवाल है। एक सवाल जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है, जहन में आ रहा है, वो करना चाहूंगा आपसे कि पहले तो नॉर्मल था, नॉर्मल के बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद न्यू नॉर्मल हुआ और न्यू नॉर्मल में हमने दीपदा को पाया है वर्चुअल कमेंट्री करते हुए। सर, कितना टफ था ये, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी डाउन हो जा रही थी, आईपैड कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम समझ जानते थे। प्लीज एक बताइए। ओके, सबसे पहले तो चलिए पहले बात करते हैं रिमोट कमेंट्री की। रिमोट कमेंट्री ऐसा हुआ कि एक दिन आया, जो स्टार के साथ मेरा वैसी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने कहा करते हैं ट्राई। तो कहा कि लैपटॉप है, एक ये ऐसा वेबसाइट है वगैरह वगैरह, वो कर लेंगे। तो उसके बाद से तब तक, और इस पूरे लॉकडाउन के दौरान आई वॉज ऑलवेज टेक चैलेंज। आप मुझे कहो ना कि कोई भी टेक्नोलॉजी का कुछ भी होता तो मैं बेटे को बुलाता हूँ कि भाई देखते यार क्या क्या है। बट पिछले 6-8 महीने में इतने जूम कॉल और स्ट्रीम यार्ड और ये वो कर लिया, अब तो मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि भैया बैंडविड्थ क्या होता है, ये क्या होता है। तो वो एक पॉजिटिव चीज निकल के उभर के आया पिछले 6-8 महीने में। और थोड़ा सा मुश्किल था शुरू में, क्योंकि क्या होता है कि एक माहौल होता है जब आप कमेंट्री करते हैं, तो फिर एक माहौल होता है, उसमें आप घुस जाते हैं, वो एनर्जी जो है वो भी आपको मदद करती है। यहाँ पे क्या कमरे में बैठे हुए हैं, वो भी आपके घर में, क्योंकि जनरली मैं घर पे काम नहीं करता, अपना काम घर के बाहर ही होता है। लेकिन घर जो है कि अचानक से ऑफिस सा बन गया है। तो हमने ऐसा किया है कि हमने एक कमरा बना लिया है जहाँ पे ये जितने भी जो शूट वगैरह है, जहाँ पे अभी मैं फिलहाल बैठा हूँ, तो वो सब चीजें, लाइट लगाना और लैन लगाना, ईयरफोन्स, कैमरा, ये वो, बट ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि ये दूसरे नजरिए से अगर आप देखें तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। और उम्मीद ये करता हूँ कि जिंदगी में कभी दोबारा जो पिछले 8-9 महीने गए हैं वैसा देखने को ना मिले, और होपफुली ना हो पाएगा कभी आगे चल के भी। तो उस हिसाब से मैं इसको काफी हद तक एक पॉजिटिव वे में देखता हूँ कि चलिए इस बहाने काफी कुछ सीख लिया, काफी कुछ समझ लिया, दुनिया भी देख ली, लोगों को भी देखा हम लोगों ने। तो मेरे हिसाब से तो काफी चीजें पॉजिटिव रही हैं इन पिछले 8-9 महीनों में। बिल्कुल सर, हमें पॉजिटिव रहने की इस वक्त बहुत जरूरी है और पॉजिटिव रहने की जब बातें होती है तो दीपदा का नाम तो सबसे पहले आता है, क्योंकि एग्रेसिव बैट्समैन में से एक रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और हमेशा आपको हमने देखा है पॉजिटिविटी के बारे में सोचने के लिए आप सोचते हैं और नई नई चीजें आप हमेशा से करते आए हैं। दीपदा, बताना चाहेंगे, कोलकाता में जन्म हुआ, दिल्ली गए, दिल्ली से शुरुआत किया आपने, दिल्ली से ही आप बड़े हुए हैं, पढ़ाई की अपनी, कुछ अपने अपने चाइल्डहुड डेज के बारे में कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, ऐसा था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे डैड, उनकी नौकरी थी, डाबर में थे, तो वो गाजियाबाद में, तो शिफ्ट हो गए थे 67-68 में, शिफ्ट हो गए थे वहाँ पे। हालांकि मैं पैदा यहाँ पे हुआ हूँ 77 में कैलकाटा में, लेकिन वहीं पे बड़ा हुआ हूँ, स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह वहाँ पे। लेकिन जो रिलेटिव्स हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे वो मम्मी के साइड के हो या डैड के साइड के हो, सब कैलकाटा में, मामा काका सब। तो फिर इत्तेफाक से सब, जब मैं 17 साल का था, अंडर 16 मैंने दिल्ली के लिए खेला, नॉर्थ जोन के लिए खेला अंडर 16। जब मैं 17 साल का था तब मैं आया कलकत्ते, तो हर समर वेकेशन में मैं कलकत्ते में होता था, 2 महीने समर वेकेशन के, क्योंकि सब लोग यहीं पे। तो जब मैं 17 साल का था तब ऐसा था कि 2 महीने क्रिकेट छोड़ के रहना बहुत मुश्किल था। हमने कहा कि चलिए कि यार कोई है यहाँ पे, प्रैक्टिस वैक्टिस कर लेते।
तो मेरी जान पहचान तो उन्होंने कहा कि बंगाल अंडर 19 का यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है, तो चलते हैं, मैं कोच को जानता हूँ, अगर परमिशन दे दे तो उनके साथ आप प्रैक्टिस कर लेना। तो गया, मैं उनसे मिला। ये शख्स अभी हमारे साथ नहीं है मौजूद, वो 2-3 साल हो गए उनको गुजरे हुए। टीजे बैनर्जी सर, सर, तो वो लोग, वो तब कोच थे बंगाल अंडर 19 के, तो उनसे परमिशन लिया, उन्होंने कहा आ जाओ प्रैक्टिस करो। तो वहां से शुरू हुआ ये सफर मेरा बंगाल के साथ। और वहां से फिर मोइनुद्दौला खेलने जा रही थी अंडर 19 बंगाल, उन्होंने पिक किया मुझे। फिर वहां से अंडर 19 पिक कर लिया मुझे। तो फिर एक डिसीजन लेना था, वो घर वालों ने लिया कि चलो यहाँ पे है, सब लोग हैं, रिलेटिव्स हैं। तो 17 साल की उम्र से मैं यहीं पे क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई जो थी वो मेरी दिल्ली में ही रही, स्कूलिंग वहां से, कॉलेज वहां से। और उसके बाद से लगा लीजिए अब हो गया मैं 43 साल का, तो यहीं पे हूँ। क्या बात, क्या बात है। दीप, तो ये क्रिकेट कैसे कैसे शुरुआत कैसे हुई? आपने जो बताया कि क्रिकेट के प्रति रुचि बचपन से ही थी। देखिए, मैं वो 83 का जनरेशन का हूँ, 83 जनरेशन का। तो जहाँ पे मतलब तब मैं कितने साल का था? तब मैं 6 साल का था। कहीं पे भी आप जाओ तो बस वही क्रिकेट के बारे में बात होती थी, कभी कपिल पाजी के बारे में, सनी सर के बारे में, यू नो, रॉजर रॉजर बिनी, मदन लाल। तो वो वो माहौल ऐसा था कि बहुत फर्टाइल माहौल था क्रिकेट के लिए और क्रिकेट को चाहने के लिए। और मेरे घर वाले भी वैसे, मेरे बड़े भाई साहब वो भी बहुत क्रिकेट के शौकीन, मेरे डैड बहुत शौकीन। तो वहां से वो शुरू हुआ। लेकिन मेरे असली जो जो वो दौर और वो जो सफर शुरू, वो मेरे जो बड़े भाई साहब वो एथलीट थे। तो वो स्टेट लेवल एथलीट थे, इंडिया भी रिप्रेजेंट किया उन्होंने एथलेटिक्स में। तो वो प्रैक्टिस करने जाते थे, तो मम्मी उनको लेके जाती थी स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम में वो प्रैक्टिस करते, पहले शुरुआत नेशनल स्टेडियम से हुआ। तो उन्होंने, तब मैं छोटा सा था, 6-7 साल का, तो उन्होंने कहा कि यार इसको कहाँ छोड़ के जाऊं मैं घर पे, तो मैं भी साथ में चलता। तो वहां पे जाके 7-8 साल का ही था, तो क्रिकेट अलाउड नहीं था, एनआईएस का वहां पे जो था सेटअप, वहां पे अलाउड नहीं थे बच्चे, 12 साल के नीचे बच्चे अलाउड नहीं थे क्रिकेट में। तो सिर्फ एक ही स्पोर्ट में खेल सकता था 7-8 साल की उम्र में, वो था जिम्नास्टिक्स। तो जिम्नास्टिक्स करता था, लेकिन जिम्नास्टिक्स जहाँ पे होता था उसी के बगल में क्रिकेट भी था, क्रिकेट फील्ड थोड़ा सा आगे जाके। तो मैं क्या करता था, अपना वार्म अप किया जिम्नास्टिक्स में, फिर जाके वो जहाँ पे क्रिकेट का वो मैदान है उसके बाहर जाके मैं खड़ा रहता था और देखता रहता था सब खेल रहे हैं बच्चे। तो एक दिन भूषण सिंह, वो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, बहुत सीनियर कोच हैं, तो वो कोच थे, उन्होंने कहा एक 15-20 दिन से देख रहे हैं कि ये बच्चा है, हाफ पैंट पहन के खड़ा रहता है, 7-8 साल का। एक दिन मुझे अंदर बुला लिया, तो कि क्यों खड़े रहते हो? तो मैंने उनको बताया कि मुझे क्रिकेट खेलना है। तो फिर उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया, उन्होंने कहा देखो ऑफिशियली तो वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, लेकिन रहने दो, वो घूमता रहेगा, ग्राउंड में रहेगा, मैं देख लूंगा। तो वही 7-8 साल का था, घूमता फिरता रहता था, बीच में बॉल फेंक दिया तो कैच पकड़ लिया, ऐसे लोट पोट ग्राउंड पे। तो वहीं से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे घुसता गया क्रिकेट में, घुसते घुसते अब इस हालत में पहुंच गए कि उसके अलावा चीज। बिल्कुल, इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सकते हैं दीपदा। और बहुत अच्छा लगता है जब आपको कमेंट्री करते हुए अभी इस वक्त देख रहे हैं। और अगर हम पुरानी बातें करें तो सर हम देखते हैं कि वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन कहा जाता है। अगर हम रणजी ट्रॉफी की बातें करें, बंगाल की बातें करें, तो सर ये रणजी ट्रॉफी का सफर जो शुरू हुआ, डेब्यू मैच कुछ अगर हमारे साथ शेयर करें, वो भी एक काफी बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट रहता है सर। जी बिल्कुल, और थोड़ा सा ज्यादा खासकर मेरे लिए, क्योंकि डेब्यू में 100 था मेरे, तो जी, वो और सेंचुरी ज्यादा था। खास होगा। तो डेब्यू भी वाज एज अ बैट्समैन किया मैंने डेब्यू, क्योंकि तब साबा भाई सिर्फ कप्तान, ऑब्वियसली विकेट कीपर थे, साथ में कप्तान भी वही थे बंगाल के। तो एज अ बैट्समैन डेब्यू किया, एज एन ओपनर डेब्यू किया, तो 100 भी हो गया। उसके बाद 3-4-5 मैच के बाद फिर ड्रॉप भी हो गया मैं एक्चुअली। वो साल थोड़ा ठीक किया, फिर 3-4 मैच के लिए मैं ड्रॉप था, फिर वापस आया। बट इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि कुछ बहुत ही अच्छे लोगों के साथ उस वक्त जो है, क्योंकि वो आपके फॉर्मेटिव ईयर होते हैं जहाँ पे आप जी, सीखते हैं। तो आपके साथ साबा थे, रोहन रोनोदेव वगैरह मेरे हम उम्र के हैं, तो उतना ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन श्रीकांत कल्याणी, then सुबु एज इन सुब्रतो बैनर्जी, साबाबाई खुद, लालजी थे कोच थे अगले साल, उस साल थे। तो काफी माहौल जो था वो बड़ा अच्छा था, तो मेरे ख्याल से काफी कुछ सीखने को मिला। और ऑब्वियसली आई मीन रणजी ट्रॉफी, क्योंकि ऐसा था कि मेरे घर से एक ही चीज कह दिया था मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने, कि भैया पढ़ाई नहीं होगी बंद,
हाँ, पढ़ाई आप बंद नहीं कर सकते, तो पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी। तो वो रणजी ट्रॉफी के बाद से तब थोड़ा सा लगा, क्योंकि तब फिर मैं इंडिया ए के आसपास था, नेशनल क्रिकेट एकेडमी गया, तब उनको लगा कि भैया नहीं, शायद अब थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन तब तक ये था कि मैं तैयारी कर रहा था सीए के लिए साथ में क्रिकेट के। फिर ऐसा हुआ कि जब रणजी ट्रॉफी खेला तब ज्यादा थोड़ा ध्यान देने लगा क्रिकेट में। तब मेरे बड़े भाई साहब ने कहा भैया सीए अब आपकी बस की ना है, क्रिकेट सीए दोनों साथ में नहीं हो सकता, तो आप एमबीए कर लो। तो मैंने कहा चलो वो भी कर लेते हैं कोशिश। लेकिन ऐसा हुआ कि कैट के एग्जाम्स थे, दिसंबर 2nd संडे होता है शायद कैट के एग्जाम्स, और 2nd संडे उस साल तैयारी वारी सब कर ली थी, लेकिन रणजी ट्रॉफी मैच क्योंकि वो सीजन होता है क्रिकेट सीजन दिसंबर, तो फिर मैं कैट के लिए बैठ नहीं पाया। फिर निकल गया यार, फिर क्रिकेट की तरफ ही निकल गया, और फिर पढ़ाई फिर उसके बाद जारी नहीं रहा। मैं तो कहूंगा दीपदा ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हमने आपको क्रिकेट में पूरी तरह से पाया, नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाते, डामाडोल होने लगते, क्या करना चाहिए ये सब सोचने लगते। ओके दीपदा, उसके बाद शुरुआत हुई, इंडियन टीम के लिए आपने खेला, बहुत सारे रन भी आपने बनाए। तो एक तस्वीर में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा सर, ये तस्वीर अगर कुछ हमारे साथ कुछ यादें अगर कुछ हो, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आप दोनों गले मिल रहे हैं, कुछ अगर हमारे साथ यादें शेयर करें, ये क्या कौन सा मैच था, कुछ अगर शेयर करें सर। जी हाँ, अनमोल इसलिए क्योंकि एक ही इंटरनेशनल लेवल पे एक ही 100 है, ये वो वक्त है, वो मोमेंट है। 100 के बाद राहुल मेरे साथ थे, उस वक्त मोहाली में मैच था इंग्लैंड के विरुद्ध, और या इट वाज अनबिलीवेबल सही मानों में। और अगर सही मानों में अनिमेश आप मुझसे पूछेंगे इस वक्त के बारे में, इस इनिंग्स के बारे में, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि मैं इस धुन में था, अलग ही धुन में था, कि मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। मुझे बस ये पता है कि सामने बॉलर भाग रहा था, एंड आई डोंट केयर कौन था बॉलर, बॉल मैं देख रहा था और मैं खेल रहा था। तो जिसे कहते हैं ना, हम अमूमन हम ये कहते हैं कि जोन, एक हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जोन में रहना। मेरा ये मानना है जोन में रहना मतलब जब आप ऐसे धुन में आप इतना घुस जाते हैं जो भी आप काम करते हैं, कि आपको आसपास क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, वो फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो एक वक्त था जब मैं कह सकता हूँ मैं पूरी तरीके से धुन में था, और ज्यादा कुछ याद है नहीं मुझे उसके बाद क्या हुआ वो याद है, लेकिन उस दौरान क्या हो रहा था ज्यादा कुछ याद नहीं मुझे। बिल्कुल, ये बहुत ही गोल्डन मोमेंट हम कह सकते हैं दीपदा, और इस मैच को मैंने भी देखा था। सर कुछ बताना चाहेंगे, जब ये इस तरह के मैचेस होते हैं, या नॉर्मल जब आप लोग एक साथ हैं, मैच शुरू होने के पहले या मैच शुरू होने के बाद किस तरह का माहौल रहता है ड्रेसिंग रूम में, अगर हमारे साथ शेयर करें कुछ फनी इंसिडेंट या कुछ भी शेयर करें प्लीज। देखिए, फनी इंसिडेंट तो खासकर उस वक्त जब इंडियन टीम के आप ड्रेसिंग रूम की तरफ रुक करेंगे, तो वहां पे आपको ऐसे ऐसे शख्स मिलेंगे, वीरू मिलेगा आपको, भज्जी मिलेगा आपको, आशीष नेहरा मिलेंगे आपको, खान साहब तो खैर वो बोलते कम है, लेकिन जब बोलते हैं तो बोलते हैं, जहीर खान। तो मतलब आपको ऐसे ऐसे शख्स मिलेंगे जो कि चुप ही नहीं होते थे। तो ऐसे तो बहुत बहुत मोमेंट्स हैं, लेकिन जो खास बात है, इट बिकम्स योर फैमिली। वो एक बहुत खास बात हो जाती है, क्योंकि आप देखिए, मुझे मौका तो वो 2-3 साल ही मिला उनके साथ उस तरीके से मिलने का ड्रेसिंग रूम में। लेकिन वो 2-3 साल में मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ज्यादा वक्त मैंने उनके साथ बिताया है। साल में 7-8 महीने 9 महीने उस ड्रेसिंग रूम में, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, तो वो आपके ना फैमिली बन जाते हैं। तो काफी हद तक वो आपको शायद ज्यादा बेहतर जानने लगते हैं, और वही है, और वो रिलेशनशिप फिर सारी जिंदगी रहती है। अगर आपने ड्रेसिंग रूम किसी के साथ शेयर कर लिया, तो वो मतलब एक तरफ से आप कह सकते हैं आपका भाई हो गया था, मतलब वो फ्रेटर्निटी में आप आ जाते हैं, तो फिर वो सारी जिंदगी फिर आप रिलेशनशिप आप शेयर करते हैं। तो एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि उस वक्त अगर आप उस टीम पे नजर डालें, तो चाहे आप सीनियर कह लीजिए या मेरे जनरेशन के कह लीजिए, दे आर ऑल लेजेंड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम वीरू, भज्जी, फिर ऊपर चलेंगे तो अनिल भाई, फिर राहुल, सौरभ, सचिन, जवागल श्रीनाथ, व्हाट अ कैरेक्टर, व्हाट अ बॉलर। तो मतलब आई वाज वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मैं ऐसे वक्त पे क्रिकेट खेला, और जहाँ पे काफी हद तक एक ट्रांजिशन भी हो रहा था इंडियन क्रिकेट का। जो मेरा पहला सीरीज था साउथ अफ्रीका, और जो मेरा आखिरी जो सीरीज था ऑस्ट्रेलिया वाला 2003 में,
मैं उस ट्रांजिशन को मैं देख पाया था या महसूस कर पाया था जहाँ पे हम लोग compete कर रहे थे और फिर खत्म किया जहाँ पे हम compete नहीं कर रहे थे, हम जीतने के लिए खेल रहे थे। वो ट्रांजिशन जो है वो एक्सपीरियंस कर पाया था। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारी यादें जो है अभी आ रही है। सर एक और याद आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा अगर आप थोड़ी-सी रोशनी डालें इसमें। बहुत माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बैट्समैन तो आप रहे हैं। विकेट कीपिंग की भी अगर बातें करें तो एक्सेसिव अपील के लिए एक बार आपको बैन किया गया था। सर इतना ज़्यादा आपने अपील किया, इतना ज़्यादा अपील किया कि बैन कर दिया गया। बहुत सारे रीज़न के लिए बैन होता है लेकिन ये थोड़ा फ़नी है इसीलिए मैं पूछना चाहूँगा। सर क्या हुआ था? कितनी ज़्यादा आपने अपील कर ली थी? और मैं अकेला नहीं हुआ था बाय द वे। जी, बहुत सारे थे। बहुत सर जी, 4 लोग थे। वीरू तो खैर बैन हो गया था एक मैच। जी। वीरू 2 मैच के लिए बैन था। मैं, भज्जी, एसएस दास और एक शायद राहुल था शायद, कि हम लोग एक मैच के लिए बैन थे और व्हाटएवर। यार वो अब किस्सा ये था कि उस मैच में ये मेरा दूसरा मैच है, दूसरा टेस्ट मैच। 50-50 था या एक मौका था कि जहां पे हम वापस आ सकते हैं मैच में। आई थिंक बाउचर थे बैट्समैन या कैलिस होंगे बैट्समैन। मोटा हमें लगा कि मोटा इनसाइड एज लग के ऊपर गया और आई थिंक वीरू ने कैच पकड़ा, अपील हुई। तो हमने एक बार अपील की क्योंकि हम इतने कॉन्फिडेंट थे। मैंने कहा यार भाई यार बनता और एक अपील तो यार। दूसरी बार अपील की, फिर उसने कहा नॉट आउट। मैंने कहा यार एक और बार अपील करते हैं यार। 3 बार हो गया। तो हमने 3 बार और अपील। ऐसा था क्योंकि इतना हम लोग कि हम लोग, और सिर्फ ऐसा नहीं, मतलब हम लोग 5-6 लोग थे यार। 5-6 लोग भाग के गए, 2-3 बार अपील की। शायद जिसके हाथ में बॉल था उसने बॉल फेंक के मारा। तो कुछ बात भी हुई वहां पे। स्टंप माइक तो होते ही हैं वो, तो उस चक्कर में और फंस गए स्टंप माइक के चक्कर में हम लोग। बस तो फिर मैच खत्म हुआ, वो दिन खत्म हुआ था, चौथा दिन था ये मेरे ख्याल से। दिन खत्म हुआ तो हमारे मैनेजर साहब थे, आए, उन्होंने कहा सौरभ आपको और आप 4-5 लोगों को बुलाया है मैच रेफरी। हम गए, भैया मैच रेफरी ने बुलाया, जाना पड़ेगा। माइक डेनिस थे मैच रेफरी, तो हम गए। सॉरी, उन्होंने कहा कि सबसे पहले इतनी बार अपील क्यों किया। हमने कहा भैया हम कॉन्फिडेंट थे तो हमने अपील किया, हमारा काम है अपील करना यार, वो अंपायर का काम है नॉट आउट देना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि अच्छा आपने ये शब्द कहा आपने? तो हमने कहा नहीं, हमने नहीं कहा। और फिर रिकॉर्डिंग तो हो गई है, रिकॉर्डिंग है उनके पास। हमें थोड़ी ना पता था रिकॉर्डिंग हो गई है। हमने कहा नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। तो फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग सुना दी। उन्होंने कहा कि अच्छा जी, अच्छा कह दिया होगा, तब गर्म था दिमाग तो हमने कह दिया जो कह दिया। बस उस चक्कर में हो गया काम। उन्होंने फिर शाम को कहा कि नहीं भैया, और एक चीज हो गया था वो उसी मैच में उस दौरान, के सचिन के ऊपर बॉल टैंपरिंग का भी था। तो हम लोग 4-5 लोग थे जो एक्सेसिव अपीलिंग, 4 लोग। सौरभ को बैन किया था या पीनलाइज किया था कि भैया आप कप्तान है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते टीम को। और सचिन के ऊपर था कि वो बॉल टैंपरिंग का। तो ये सब 2-3 चीजें मिला मिलू के व्हाटएवर जो घटना घटी, उसके बाद वो 2-3 दिन बहुत इंटरेस्टिंग, अगर मैं कह सकूं तो इंटरेस्टिंग रहे अगले 2 दिन। ये इंसिडेंट मैं आपसे जानना चाह रहा था। बहुत दिन से मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं जब मिलूंगा आपसे जरूर बातें करूंगा। उसके बाद दीप्ता बताइए, इंडियन टीम का सफर हुआ, उसके कमेंट्री का एक दौर जो है वो शुरू हुआ है। अभी तो चलिए न्यू नॉर्मल से हम इंतजार कर रहे हैं, नॉर्मल हो, ऑडियंस पूरी तरह से भरी रहे और फिर से एक बार कमेंट्री शुरू हो। तो मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कैसा रहा एक्सपीरियंस कमेंट्री करते हुए जब नजर आए दीप्ता। इतने सारे कमेंट्री आपने किए हैं तो हमारे साथ कुछ शेयर करें। कमेंट्री करने का ये सफर कैसा रहा है? ये बहुत ही अच्छा सफर रहा है अब तक, और उम्मीद है कि ऐसे ही चलता रहेगा। तो लॉर्ड्स का है, ये 2018 समर लॉर्ड्स में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो आई थिंक वनडे था। हाँ वनडे था। काफी आराम से इंग्लैंड ने जीता इस मैच को एक्चुअली। तो ये सफर बहुत ही अच्छा है यार। इससे बेहतर कोई जॉब हो ही नहीं सकता उनिमेश। आई मीन सारी जिंदगी खेला क्रिकेट है, और अब हम क्या करते हैं कि ये क्रिकेट मैच देखते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, और क्रिकेट मैच के बारे में बात करना है। तो इससे अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता। और बात भी किसके साथ है? एक तरफ कपिल पाजी बैठे हैं, एक तरफ सनी सर है, एक तरफ संजय है, तो हर्षा है, वीरू, आशीष। तो मतलब इससे बेहतर काम तो हो ही नहीं सकता। आई थिंक आई हैव द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड।
बिल्कुल सर, और नजर नहीं लगे, आप इसी तरह से टचवुड काम करते रहे और हम सबको एंटरटेन करते रहे, क्रिकेट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देते रहे हम सबको। वैसे दीप्ता, मुझे एक बात बताइए कि हाँ। कमेंट्री भी हो रही है, अब सुनने में आ रहा है बीपीएल में जो न्यू रूल्स जो शुरू किए गए हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? तीन तीन जो नए रूल्स बनाए गए, कुछ बताना हम्म। चाहेंगे? ये क्या सही है जो चेंजेस आ रही हैं क्रिकेट में की जा रही है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो देर आर दो फॉर्मेट है। एक व्हाइट बॉल क्रिकेट है, एक रेड बॉल क्रिकेट जी, है। रेड बॉल क्रिकेट के मामले में मैं प्योरिस्ट हूँ और मेरा ये मानना है कि रेड बॉल क्रिकेट में जितने कम आप छेड़खानी करें उतना बेहतर है। जी, करेक्ट, वो प्योर रहने दीजिए। लेकिन जैसी व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात आती है, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट इज अबाउट व्यूअरशिप, इट्स अबाउट एंटरटेनमेंट, तो वहां पे बेशक अगर ऐसे कोई चेंजेस से आपको लगे कि नहीं इसमें ज्यादा लोग देखेंगे, व्यूअरशिप बढ़ेगा, इसमें नए लोग जुड़ेंगे इस ये खेल के क्या आप साथ। T20 की बातें कर रहे हैं दीप्ता? T20 या 50 ओवर्स? 50 ओवर्स मुझे लगता है कि अब ऐसा 50 ओवर्स पता है क्या है ना, अभी बीच का हो गया ना, इधर का ना उधर का, मतलब ना 5 दिन खेल रहे हैं ना 50, मतलब 20 ओवर खेल रहे हैं, 50 ओवर बड़ा ही अब आजकल ना ये T20 के जमाने में 50 ओवर, मतलब 20 ओवर होने के बाद लगता है अभी तो और 30 ओवर बचे हैं यार, और हाँ, जी, है ना। तो वो थोड़ा सा, तो इसलिए T20 का जो खासकर फॉर्मेट है वो मुझे लगता है कि कोई भी अगर आपको लगे चेंजेस से फायदा हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि वो अगर T20 में फायदा होगा तो वो उसका इफेक्ट आपको टेस्ट क्रिकेट में भी दिखेगा, चाहे वो ऑन द फील्ड हो या ऑफ द फील्ड हो, चाहे वो कमर्शियली हो या क्रिकेट वाइज हो। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि T20 में जो भी चेंजेस होते हैं, आई वेलकम दैट। कुछ चीजें, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने बीबीएल के कहा, तो बीबीएल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने चेंज कहा है कि 4 और 2, मतलब 6 ओवर का जो होता है उसको आप डिवाइड कर देंगे 4 ओवर, और 2 ओवर आप रखेंगे बैटिंग पावर प्ले, जो कि बैटिंग टीम कभी भी ले सकती है, राइट। तो पहले 4 ओवर इस फिक्स, आपके मैंडेटरी, ये 4 ओवर आपके होने ही है। मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है, क्योंकि वो 2 ओवर आप एज अ बैट्समैन आप कभी भी ले सकते हैं। हो सकता है 16वां ओवर या 17वां ओवर ले लें, 14वां या 15वां ले लें आप, वो आपके ऊपर, आप कब लेना चाहेंगे। तो उससे क्या है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा, थोड़ा सा और जो लोग जो है और थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचेंगे इस फॉर्मेट को। और काफी लोगों ने कहा कि शायद वो गेंदबाजों के लिए अच्छा ना हो कि यार 2 ओवर आप 6 की जगह आप 4 और 2 कभी भी ले आओ। तो मेरा ये मानना है कि पीछे भी होता था कि आप एक पावर प्ले 50 ओवर्स क्रिकेट में बैटिंग पावर प्ले जो 36 से 40 मिनट, उसमें अगर आप देखें तो एक्चुअली बैट्समैन को नुकसान ज्यादा होता था, क्योंकि आप मोमेंटम है नहीं आपके पास, आप फिर आप मारने जाते हैं, आउट हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इंटरेस्टिंग है, करके देखते हैं ना, अगर ठीक ना लगे तो खत्म कर देंगे, मना कर देंगे, नहीं करेंगे। और दूसरा जो है वो और भी इंटरेस्टिंग है, वो मेरे ख्याल से वो सुपर सब एक पहले होता था, 50 ओवर में सुपर सब का था, वही है कि आप 10 ओवर के बाद आप चेंज कर सकते हैं, आप बैट्समैन चेंज कर सकते हैं या बॉलर चेंज कर सकते हैं। बैट्समैन ऐसा चेंज करना पड़ेगा आपको जिसने बैटिंग नहीं की हो, और बॉलर ऐसा जिसने एक से ज्यादा ओवर ना किया हो। तो वो एक जो चीज है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यार खासकर सब कॉन्टिनेंट में आप देखें तो ड्यू होता है, तो आप टॉस हार गए और आपको सेकंड बॉलिंग करनी है जहाँ पे ड्यू ज्यादा है, आप स्पिनर ज्यादा खिला लिया, आप क्या कर सकते हैं, आप वो एक स्ट्रैटेजिक चेंज कर सकते हैं कि यार मैं स्पिनर की जगह में एक फास्ट बॉलर डाल लेता हूँ, या आप 160 के का अचानक आपने देखा कि 200 चेज कर रहे हैं, तो एक ऐसा बैट्समैन है जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा ऊपर नहीं है, उसको आपने रिप्लेस कर दिया एक ऐसा बैट्समैन जो पावर हिटर। तो मेरे ख्याल से वो काफी इंटरेस्टिंग ये आइडिया है, और मुझे तो बहुत पसंद है ये आइडिया। और जो तीसरा है वो अभी भी थोड़ा सा ग्रे एरिया है कि आप चेज करते हुए 10 ओवर के बाद अगर आपका स्कोर ज्यादा है पहले टीम से, तो फिर आपको एक अतिरिक्त पॉइंट मिलेगा। तो इसका थोड़ा ग्रे एरिया इसलिए क्योंकि स्कोर ज्यादा हो वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि विकेट ज्यादा गिरे हो, जी, तो कैसे आप उसका कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल, वो कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, बेटर पोजीशन, और फिर आपका क्या होता है कि 3 के जगह आप 4 पॉइंट्स देने लग रहे हो आप, कि जीत के लिए 3 पॉइंट वरना 4 पॉइंट। देखते हैं यार, अभी अब जब चलेगा, शुरू होगा, किस तरीके से फ्लो है इन रूल्स का पता लग जाएगा। तो बेस्ट पार्ट इज कि यार ये बीबीएल वगैरह जो भी है, आईपीएल, बीबीएल, इसमें आप रूल इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर पसंद हो तो फिर आप अडाप्ट कर लीजिए, अगर पसंद नहीं है तो छोड़ दीजिए, अगले बार कुछ और चलेगा।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दीपक, और आखिरी कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इतनी लंबे सफ़र में कुछ बताना चाहिए 2001 से ही अगर हम लोग ले लें, 2001 से लेके 2020 कितना कुछ बदल गया इंडियन क्रिकेट टीम की अगर हम बातें करें, कुछ बताना चाहिए? यार बदल, क्रिकेट ही सेम नहीं रहा। मेरे ख्याल से T20 क्रिकेट भी हम इस तरह नजरिए से देख सकते हैं कि प्री T20 एंड पोस्ट T20। अगर आप 2008-9 के बाद क्रिकेट भी देख लीजिए तो उसमें जो प्रभाव रहा है T20 का, चाहे वो टेस्ट मैच क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, इट्स ह्यूज। जैसे 350 पहले जो 280 होता था, 350 इज द न्यू 280। लोग 300 तो 320-30 तो ऐसे ही बनाते हैं आजकल, है ना, वनडे क्रिकेट में भी। T20 में भी 180 बनते भी हैं, चेज हो जाते हैं, 200 बनते हैं, 200 चेज हो जाते हैं। तो और टेस्ट क्रिकेट भी आप देखें ना कि टेस्ट क्रिकेट कितना इंटरेस्टिंग बन गया। अब पिछले 2-3 साल में मुझे याद नहीं है कि एक भी टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है जहाँ पे वेदर ने स्पॉइल स्पोर्ट नहीं प्ले किया हो। अगर 5 दिन पूरा मैच होता है तो मुझे नहीं लगता एक भी टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है पिछले 3-4 साल में। तो आई थिंक क्रिकेट काफी कुछ बदला है, इंडियन क्रिकेट भी बहुत बदला है, खासकर वो आईपीएल के चलते। इंडियन क्रिकेट भी आप प्री आईपीएल और पोस्ट आईपीएल में दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पिछले 20 साल की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल आप मुझे ले लीजिए कि जब मैं पहली बार इंडिया खेला तो उसके पहले मैं श्रीनाथ जी को एक बार खेला था, जैक को एक बार, आशीष को एक बार, अजीत को एक बार, सबको एक एक बार ही खेला होगा, वेंकी, अनिल, भज्जी, सबको एक एक बार खेला होगा, एक बार इनके अगेंस्ट खेला होगा। और उसके बाद मैं जाके खेल रहा था साउथ अफ्रीका के 30 गेंदबाजों। वही चीज अगर आज देखें आप कि जो आईपीएल जो खेल रहे हैं उनको एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से पहले ही हो गया। आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट फर्क जरूर है, लेकिन आप ये देखें कि लेट्स टेक सूर्य कुमार यादव, उसका कॉन्फिडेंस लेवल सोचिए कि वो अगेंस्ट द टॉप बॉलर्स इन द वर्ल्ड रन बना रहा है। ही इज शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम विद द टॉप प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। आप पडिक्कल को ले लीजिए, पहला साल है, उसने बनाए 450-500 रन अगेंस्ट कौन कौन, पैटिंसन और ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, जो भी बड़े बॉलर्स हैं। तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है जब वो एक्चुअली इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने उतरता है, उसको लगता है यार ये तो मैं कर चुका हूँ, मैं ये लेवल काफी हद तक मैं खेल चुका हूँ, मुझे आइडिया है। साथ में आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, पडिक्कल की मैं अगर एग्जांपल लूं दोबारा तो एबी डिविलियर्स के साथ, विराट के साथ, कि भैया वो किस तरीके से तैयारी करते हैं, उनके वर्क एथिक्स कैसे हैं। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तभी अगर आप देखें कि अगर आप प्री आईपीएल देखें और पोस्ट आईपीएल तो आपको प्लेयर ज्यादा तैयार नजर आते हैं। पहले होता था कि आपको थोड़ा वक्त देना पड़ता था कि अच्छा इसको थोड़ा सा वक्त दो, इसमें है तो ये तैयार होगा। लेकिन अगर अभी आप देखें तो ज्यादातर प्लेयर तैयार होके आते हैं। बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल सही बात की है। बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन क्रिकेट के फैंस हम वैसे ही हैं जैसे हम पहले थे, और इसी तरह से क्रिकेट को हम प्यार करते आए हैं, और क्रिकेट हमारा हमेशा से फेवरेट रहा है। दीपदा, एक बात बताइए, मैं आपको अब एक टाइम मशीन देने वाला हूँ, और इस टाइम मशीन में बैठाकर मैं आपको पास्ट में ले जाने वाला हूँ। कहीं पे भी आप जाना चाहें, आपके जन्म के पहले जाना चाहें या फिर आपके क्रिकेटिंग करियर में कोई एक समय में जाना चाहें जहाँ पे आप 30 मिनट्स 1 आवर बैठ के आप देखना चाहें, जानना चाहें, तो वो वक्त कौन सा होगा? ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। मैं एक्चुअली पीछे जाना चाहूंगा 83 वर्ल्ड कप के आसपास। देखिए, मेरे करियर में आई हैव नो रिग्रेट्स, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ, जैसा हूँ, इफ आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, तो मैं जो भी हूँ इज बिकॉज ऑफ ऑल माई एक्सपीरियंसेस, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ दैट। तो इसलिए मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहूंगा, तो मैं अपने करियर में कहीं नहीं जाना चाहूंगा। जो मैं जाना चाहूंगा इज 83 वर्ल्ड कप, ड्रेसिंग रूम में वो जो ब्रेक था, पहले इंडिया बैटिंग और फिर ब्रेक, जो वो ब्रेक था लॉर्ड के उस ड्रेसिंग रूम में, मैं वो आधा घंटा मैं वहां पे बैठ के सुनना चाहूंगा कि क्या चल रहा था, क्या बातचीत। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मोमेंट अब फिर से हमें सब याद आ गया, 83 का वो फाइनल मैच हमें याद आ गया, कपिल पाजी के हाथ में वो ट्रॉफी याद आ गई। ओके, दीपदा, आपके फैन्स आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा? लॉकडाउन हुआ, न्यू नॉर्मल हुआ, अभी भी बहुत कुछ समय, थोड़ा सा वक्त लगेगा, धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पॉजिटिव रहने के लिए अभी सबको क्या करना चाहिए? मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप दो नजरिए से इस पूरे चीज को देख सकते हैं। या तो आप बैठ के कह सकते हैं यार घर पे बैठा हूँ,
काम घर से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ या व्हाटएवर, या आप इसको दूसरे नजरिए से देख सकते हैं और ये इस नजरिए से देखें कि भाई इससे बेहतर मौका नहीं होगा कि आप अपने आप में बदलाव लाएं, कुछ नया करें। मैं अपना थोड़ा सा एग्जांपल अगर मैं दे पाऊँ निमेश यहाँ पे, तो पहले 10-15 दिन मैं भी बड़ा ही अपसेट सा था कि यार कुछ करने का नहीं है, घर पे बैठे हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। फिर मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं चल सकता, लेट्स ट्राई एंड ऐड वैल्यू टू व्हाट आई एम। तो थोड़ा सा मेरे मेरे जो भी इंटरेस्ट थे उसके ऊपर थोड़ा काम करने लगा। जैसे कोचिंग के ऊपर मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ तो ज्यादा कोचिंग नहीं कर पाता, तो आई एम वर्किंग ऑन ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म। ये स्पेनिश सीखने का बड़ा शौक था, तो थोड़ा बहुत स्पेनिश सीखना शुरू किया मैंने। फिर मुझे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऊपर बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैंने एक आधा कोर्स कर लिया ऑनलाइन। तो एंड माय पॉइंट इज, इससे अच्छा मौका टू लुक फॉर अ थिंक आउटसाइड द बॉक्स जिसे कहते हैं। हम लोग को अब फोर्स कर दिया गया है कि भैया यू हैव टू लुक आउटसाइड द बॉक्स। इससे अच्छा मौका नहीं है कि आप अपने आप में और नए चीजें आप ढूंढ निकालें। एंड दैट्स हाउ आई सी इट। आई एंड लाइक आई सेड, मुझे नहीं लगता कि ये वक्त, एंड होपफुली टच वुड, ये वक्त वापस आएगा, ये 8 महीने 9 महीने, क्योंकि एक बार जब सब कुछ शुरू हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगा, वील गो बैक टू नॉर्मल। तो ये 8 महीने वेस्ट अगर आपने अभी तक कुछ खास नहीं किया है, तो अगले जो 1-2 महीने 3 महीने और शायद लगेंगे हमको, वेस्ट ना करें, यूज इट। क्योंकि जैसे ये खुलेगा ना, जिसने काम किया होगा पिछले 8-9 महीने, 12 महीने, 1 साल, वो आगे रहेगा। एज सिंपल एज दैट। तो आप या तो पीछे से शुरू करेंगे दोबारा, क्योंकि कोई ना कोई तो मेहनत कर रहा है, कोई ना कोई तो अपने ऊपर मेहनत कर रहा है, और खासकर जो आपका कंपटीशन है वो तो कर ही रहा है। तो ये सही बात, बिल्कुल सही। दूसरा बंदा मेहनत कर रहा है, जब भी खुलेगा आप फिर पीछे रहेंगे। अगर आपको आगे रहना है सबसे, तो इससे बेहतर मौका नहीं है। जो भी आपके पास वक्त है उसका सही इस्तेमाल करें और ट्राई एंड बी अ बेटर पर्सन, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल। दीप का आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा आप इसका जवाब देते जाए जाते जाते के लिए, क्योंकि जब से हमने प्रमोट करना शुरू किया कि दीप हमारे साथ होंगे रविवार की शाम सितारों के नाम में, सभी यही जानना चाहते हैं, क्रिकेट फैन सभी आपसे ये जानना चाहते हैं, कब वो वक्त आएगा जब पूरे ईडन हो या पूरे स्टेडियम में हम क्राउड जाके चीयर अप करेंगे इंडियन टीम का। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, अगर आपके पास कोई खबर या कोई इन्फॉर्मेशन आई है? देखिए फिलहाल तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन देखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी 50% खोल दिया है, तो धीरे धीरे वर्ल्ड में खुल रहा है, न्यूजीलैंड में भी खुल रहा है स्पेक्टेटर्स के लिए। इंडिया में अब देखिए सब कुछ डिपेंड करता है वैक्सीन के ऊपर। अगर दिसंबर जनवरी में वैक्सीन आ जाता है और 6-8 महीने में 9 महीने में हो जाता है, सो आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड के मे बी आईपीएल में थोड़े बहुत लोग आए, 20% 25% क्राउड आए, दैट बी ग्रेट। बट 6-8 महीने की बात है। मुझे लगता है कि 6-8 महीने में वी विल 100% कैपेसिटी लगा लीजिए सितंबर अक्टूबर। करीब करीब हमें 8-9 महीने 10 महीने 11 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच दीप दा, इतने बिजी शेड्यूल में आपने वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा इंटरव्यू था, लेकिन पॉजिटिविटी लेके बातें की हमने, दीप दा के बारे में बहुत सारी चीजें जानी। ऐसे ही हमारे साथ आप रहे और इसी तरह से हम सबको एंटरटेन करते रहे, क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन हमें देते रहे। थैंक यू सो मच दीप दा, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे शो के राइट नाउ छिलेन नन अदर देन हमारे शोभा प्रियो दीप दास गुप्ता, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। आज से वे हमारे साथ रविवार की शाम सितारों के नाम शो में। कैसा लगा शो जरूर हमें बताइएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड नाइट।